ताकतवर परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, वू झाओ। उन्हें क्या पता था कि ये बच्ची आगे चलकर चीनी इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन जाएगी। छोटी उम्र से ही वू झाओ ने अपनी अक्लमंदी और ज्ञान की प्यास दिखाई। कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत भी थी, एक ऐसा गुण जिसने उनकी किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। शाही दरबार में पलने बढ़ने के कारण वू झाओ सत्ता के पेचीदा कामकाज से वाकिफ हो गई। उन्होंने अधिकारियों की चालें, दरबारियों की फुसफुसाहट और रसूख की लगातार लड़ाई देखी। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके अंदर राजनीति की गहरी समझ और अपने ओहदे से ऊपर उठने की तमन्ना पैदा कर दी। जैसे जैसे वू झाओ जवान हुई, उनकी अक्ल और खूबसूरती मशहूर हो गई। उनकी ख्यातितांग राजवंश के बुजुर्ग शासक सम्राट ताइजोंग के कानों तक पहुंची। बादशाह, जो खूबसूरती और अक्ल के कद्रदान थे, ने वू झाओ को महल में बुलाया। 14 साल की उम्र में वो शाही हरम में दाखिल हुई, पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक रखैल के रूप में, एक कैरन सम्राट की सेवा करने के लिए। हरम की चार दीवारी के अंदर वू झाओ ने दरबारी जिंदगी के खतरनाक रास्तों पर चलना सीख लिया। उन्होंने अपने काम में महारत हासिल की और बादशाह को अपनी बुद्धि और आकर्षण से प्रभावित किया। हालांकि वू झाओ की ख्वाहिशें एक साधारण रखैल की भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। वो सत्ता, रसूख और एक ऐसे ओहदे की चाहत रखती थीं जहां से वो चीन की किस्मत बदल सके। जैसे जैसे सम्राट ताइजोंग बूढ़े होते गए, वू झाओ खुद को उनके बेटे दयालु और सौम्य लीजी, जो आगे चलकर सम्राट गाओजोंग बने, की तरफ आकर्षित पाने लगी। उनकी साझा बौद्धिक रुचियों और आपसी प्रशंसा एक जोशीले लेकिन मना रोमांस में बदल गई। अगर उनके अफेयर का पता चलता तो दोनों के लिए इसके गंभीर परिणाम होते। 649 ईस्वी में जब सम्राट ताइजोंग की मृत्यु हुई तो वू झाओ उन दूसरी रखैलों के साथ, जिन्होंने बच्चे नहीं पैदा किए थे, अपनी बाकी जिंदगी बिताने के लिए एक बौद्ध मठ गान्य मंदिर भेज दी गईं। ये वू झाओ के लिए गहरे चिंतन का समय था। उन्होंने इस किस्मत को मानने से इनकार कर दिया और महल में वापस लौटने और उस सत्ता का दावा करने की कसम खाई जिसके बारे में उनका मानना था कि वो उनका हक है। गान्य मंदिर का जीवन सादा और अनुशासित था, जो वू झाओ के महल में बिताए आलीशान जीवन से बिल्कुल अलग था। दिन प्रार्थना, कामकाज और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन में बीतते थे। फिर भी इस एकांत वातावरण में भी वू झाओ की महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। उन्होंने अपने दिन अपनी राजनीतिक कुशलता को निखारने, रणनीति का अध्ययन करने और सत्ता में वापसी की योजना बनाने में बिताए। वू झाओ जानती थीं कि उनकी एकमात्र उम्मीद लीजी में है, जो सम्राट गाओजोंग के रूप में सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने गुप्त पत्रों और दूतों के माध्यम से उनके साथ संपर्क बनाए रखा, उन्हें अपने रिश्ते की याद दिलाई और उनके फैसलों को चालाकी से प्रभावित किया। उनके धैर्य और चालाकी का जल्द ही फल मिलने वाला था। मास्टरमाइंड की वापसी। सम्राट गाओजोंग, जो अभी भी वू झाओ के लिए भावनाएं रखते थे, ने परंपरा को तोड़ा और उन्हें वापस महल में ले आए। यह एक असामान्य कदम था, क्योंकि एक बार निर्वासित होने के बाद किसी भी रखैल को वापस बुलाना दुर्लभ था। लेकिन गाओजोंग का प्यार और वू झाओ की बुद्धिमत्ता ने इस असंभव को संभव बना दिया। इस फैसले से दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों के बीच खलबली मच गई और कई लोग इस निर्णय से असहमत थे। वे वू झाओ की वापसी को एक खतरे के रूप में देख रहे थे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं जगजाहिर थीं। वू झाओ, जो अब एक उच्च पदस्थ रखैल थीं, ने अपनी शक्ति मजबूत करने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने महल में अपनी स्थिति को और भी मजबूत किया और अपने समर्थकों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया। उनकी रणनीतियां और चालाकी ने उन्हें महल के भीतर एक प्रभावशाली शक्ति बना दिया। उन्होंने गाओजोंग को 2 बेटे दिए, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई और मौजूदा महारानी वांग के साथ एक तीखी प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। वू झाओ ने अपने बेटों के माध्यम से अपनी पकड़ को और भी मजबूत किया, जिससे दरबार में उनकी स्थिति अजेय हो गई। वू झाओ, जो एक माहिर जोड़ तोड़ करने वाली थीं, ने चालाकी से दरबार को महारानी वांग और उनके सहयोगियों के खिलाफ कर दिया। उन्होंने दरबारियों के बीच फूट डालने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी का इस्तेमाल किया, जिससे महारानी वांग की स्थिति कमजोर हो गई। वू झाओ की फुसफुसाहट और रणनीतिक रूप से नियुक्त सहयोगियों द्वारा फैलाई गई अफवाहें महारानी के राजद्रोह की साजिशों और काले जादू में शामिल होने के बारे में फैल गईं। इन अफवाहों ने दरबार में एक भय और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया, जिससे महारानी वांग की स्थिति और भी कमजोर हो गई। इन अफवाहों और वू झाओ के जोरदार तर्कों से प्रभावित होकर सम्राट ने महारानी वांग से उनका खिताब छीन लिया और उन्हें महल से निकाल दिया।
वू झाओ की चालाकी और रणनीति ने उन्हें महल में सर्वोच्च शक्ति बना दिया और महारानी वांग का पतन सुनिश्चित कर दिया। 6. महारानी का उदय। महारानी वांग के रास्ते से हटने के बाद वू झाओ के लिए रास्ता साफ हो गया था। वू झाओ 655 ईस्वी में महारानी के प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने चीन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सत्ता में उनका उदय पूरा हो गया था, लेकिन उस पर उनकी पकड़ अब भी मजबूत नहीं थी। उन्हें अपने चारों ओर दुश्मनों का सामना करना पड़ा, जो उनकी हर चाल पर नजर रखते थे। उनके चारों ओर दुश्मन थे जो उनकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे और उनके पतन की साजिश रचते थे। वू झाओ को हर समय सतर्क रहना पड़ता था। उन्होंने अपने दुश्मनों को मात देने के लिए हर संभव उपाय अपनाए। वू झाओ हमेशा सतर्क रहती थीं। उन्होंने बेरहमी और चालाकी से जवाब दिया। उन्होंने अपने अधिकार के लिए किसी भी खतरे को कुचल दिया। अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने विद्रोहियों को कुचल दिया और अपने विरोधियों को खत्म कर दिया। उन्होंने जासूसों और मुखबिरों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया, जिससे उन्हें हर साजिश की जानकारी मिलती रही। असंतोष को जड़ से उखाड़ फेंका और अपने प्रतिद्वंद्वियों को आत्महत्या के लिए मजबूर करके, निर्वासित करके और यहाँ तक कि जहर देकर खत्म कर दिया। वू झाओ ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाए। अगर कोई उनका विरोध करने की हिम्मत करता तो कोई भी, यहाँ तक कि उनके अपने परिवार के सदस्य भी, उनके क्रोध से सुरक्षित नहीं थे। वू झाओ ने अपने शासनकाल में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी शक्ति और चतुराई से उन्हें मात दी। उनके शासनकाल ने यह साबित कर दिया कि एक महिला भी सत्ता में रहकर इतिहास बदल सकती है। वू झाओ का उदय और शासनकाल एक प्रेरणा है जो यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और साहस से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। शक्ति और व्यामोह का शासन। महारानी वू, जैसा कि अब उन्हें जाना जाता था, सम्राट गाओजोंग के साथ शासन करती थीं, जो एक दुर्बल करने वाली बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने प्रभावी ढंग से साम्राज्य पर शासन किया, युद्ध, कूटनीति और प्रशासन के मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कुशलता निर्विवाद थी, जिसने तांग राजवंश के लिए समृद्धि और विस्तार का युग शुरू किया। हालांकि उनके शासनकाल में भय और व्यामोह का माहौल भी था। महारानी ने अपने दुश्मनों को खत्म करने में जो बेरहमी दिखाई, उसने पूरे दरबार में एक भयानक संदेश भेजा। किसी ने भी उनके अधिकार पर सवाल उठाने या उनके फैसलों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें उन लोगों जैसा हश्र होने का डर था जो पहले जा चुके थे। महारानी वू जीवित देवी। 683 ईस्वी में सम्राट गाओजोंग की मृत्यु के बाद महारानी वू, जो अब चीन की निर्विवाद शासक थीं, ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद को शेंगशेन हुआंगडी घोषित किया, जिसका अर्थ है पवित्र और दिव्य सम्राट। चीनी इतिहास में सम्राट की उपाधि का दावा करने वाली पहली और एकमात्र महिला बन गई। अपनी वैधता को मजबूत करने और किसी भी असंतोष को दबाने के लिए महारानी वू ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा दिया और खुद को एक जीवित बोधिसत्व, मैत्रेय बुद्ध के पुनर्जन्म के रूप में प्रस्तुत किया। इस साहसिक कदम ने न केवल उनके शासन को वैध बनाने का काम किया, बल्कि उनके आलोचकों को भी चुप करा दिया, क्योंकि अब उनका विरोध करना ईश्वरीय इच्छा का विरोध करने के समान होगा। एक लौह महारानी की विरासत। महारानी वू ने 15 वर्षों तक लोहे के मुट्ठी से शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने न केवल सत्ता को मजबूती से पकड़ा, बल्कि अपने विरोधियों को भी कुशलता से नियंत्रित किया। आर्थिक समृद्धि, क्षेत्रीय विस्तार और सांस्कृतिक उत्कर्ष के दौर की देखरेख की। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने शिक्षा, योग्यता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देते हुए महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। उनके सुधारों ने समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल ने पारंपरिक कन्फ्यूशियस मूल्यों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित किया, जिससे समाज में नई सोच और विचारधाराओं का उदय हुआ। चीनी समाज के पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में प्रोत्साहित किया, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। 705 ईस्वी में दरबारी अधिकारियों और अपने स्वयं के गिरते स्वास्थ्य के बढ़ते दबाव का सामना करते हुए महारानी वू अनिच्छा से पद छोड़ने के लिए सहमत हुई। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महारानी वू अनिच्छा से पद छोड़ने के लिए सहमत हुई। उनके पद छोड़ने के बाद भी उनके द्वारा किए गए सुधार और नीतियां साम्राज्य पर गहरा प्रभाव डालती रहीं। उनका निधन उसी वर्ष 81 वर्ष की आयु में हुआ और उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही।
चीनी इतिहास में सबसे विवादास्पद और रहस्यमय शख्सियतों में से एक के रूप में एक विरासत छोड़कर उनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी रही। क्या वो एक क्रूर अत्याचारी थीं जिन्होंने सत्ता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, या एक दूरदर्शी नेता जिसने चीन को मजबूत और आधुनिक बनाया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। या एक दूरदर्शी नेता जिसने चीन को मजबूत और आधुनिक बनाया? उनके शासनकाल के दौरान किए गए सुधारों ने चीन को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी आज भी इतिहासकारों को आकर्षित और विभाजित करती है। उनकी विरासत और उनके शासनकाल के प्रभावों पर आज भी गहन अध्ययन और विश्लेषण जारी है।